शिक्षा संवाद के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस एपिसोड का विषय है हिंदी भाषा पुरातन से नवीनता की ओर। दोस्तों, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारा सम्मान है और अभिमान भी है। शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी भाषा का अलग ही महत्व है। इसे मातृभाषा होने के कारण आरंभिक विषयों के साथ अध्ययन किया जाता है। इसी हिंदी साहित्य का अध्ययन कर हम विभिन्न कवियों, लेखकों और विदुषियों के व्यक्तित्वों का अध्ययन करते हैं और उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। 52 अक्षर की यह वर्णमाला हर तरह की अभिव्यक्ति करने में सक्षम है और इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए हाल ही में हिंदी की पाठ्यपुस्तकों में एक बड़ा बदलाव किया गया है। एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 3, 6 व 9 की पाठ्यपुस्तकों को लॉन्च किया गया है, एक नई अध्ययन सामग्री और एक नए उद्देश्य के साथ। इस त्वरित परिवर्तन से विभिन्न विचारधाराएं उठ रही हैं और इन्हीं विचारधाराओं के समंदर को शांत करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी डॉक्टर मीता गुप्ता जी उपस्थित हैं, जिनके समक्ष हम अपने संशयों को रखेंगे और वो हमारे संशयों का समाधान करने का प्रयास करेंगी। डॉक्टर मीता गुप्ता जी राष्ट्रीय शिक्षक प्रोत्साहन पुरस्कार द्वारा सम्मानित एक वरिष्ठ शिक्षाविद, लेखिका, कवयित्री और एक प्रेरक वक्ता भी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपने 40 वर्षों के समृद्ध अनुभव के दौरान उन्होंने कई छात्रों और शिक्षकों का मार्गदर्शन किया है। सीबीएसई और केंद्रीय विद्यालय से जुड़कर आपने लगभग 200 से अधिक कार्यशालाओं का आयोजन भी किया है। आपके लेख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होते रहते हैं। हिंदी शिक्षण में आईसीटी के उपयोग को लेकर भी आपने अपने विचार रखे हैं, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा सराहा गया है। एनसीईआरटी से जुड़कर आपने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार, उसके विकास और निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप एक शिक्षाविद होने के साथ साथ एक लेखिका, कवयित्री, यूट्यूबर, ब्लॉगर और पॉडकास्टर भी हैं। हाल ही में आपका पॉडकास्ट यूं ही कोई मिल गया बेहद चर्चित हो रहा है। तो आइए इनका स्वागत करें और ये जानें कि हिंदी भाषा किस प्रकार अपनी गौरवशाली परंपरा को सजोते हुए आधुनिक समय की संभावनाओं और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए नए आयाम स्थापित कर रही है। तो जुड़ते हैं डॉक्टर मीता गुप्ता जी से। तो दर्शकों, मीता गुप्ता जी का परिचय करने के बाद मैं सीधे आती हूँ अपने सवालों पर। हिंदी भाषा का खासा ज्ञान रखती हैं और इस क्षेत्र में उन्होंने बच्चों और शिक्षकों को बहुत अच्छे से ट्रेन करने की कोशिश की है। खुद भी पढ़ने में और लिखने में बहुत रुचि रखती हैं, तो मुझे लगता है कि आपसे बेहतर इंसान मुझे मेरे संपर्क में शायद नहीं था। तो मैम, आपका बहुत बहुत पुनः स्वागत करती हूँ और सीधे हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं कि हिंदी भाषा की जो नई पुस्तकें आई हैं कक्षा 3, 6 और 9 में, पहले तो मैं आपसे उन बुक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहूँगी, प्लीज़। वर्षा जी नमस्ते, सभी दर्शकों को भी नमस्कार जो शिक्षा संवाद प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें सुन रहे हैं। सबसे पहले वर्षा जी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी आपके इस मंच के लिए और निश्चित तौर पर आज शिक्षा के विषय में बात करना और सुरुचिपूर्ण ढंग से बात करना, सकारात्मक रूप से बात करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा में हो रहे परिवर्तनों के बारे में समाज बहुत अच्छी तरह नहीं जानता है और बहुत बार उनके मन में प्रश्न उठते भी हैं, परंतु कहीं वे अपने कौतूहल को दबा लेते हैं, पूछते नहीं हैं। तो ये हम जैसे शिक्षकों का एक दायित्व बन जाता है कि हम समाज तक पहुंचे और हम शिक्षा, क्योंकि शिक्षा सर्वोपरि है, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, तो शिक्षा के विषय में हम समाज में, हम अपने अभिभावकों को, समाज के अन्य लोगों को इस बारे में सूचित भी करें और थोड़ा उनकी जानकारी में वृद्धि भी करें। जी, आपने हिंदी भाषा के विषय में और नई पुस्तकों के बारे में अपने दर्शकों को और पाठकों को और श्रोताओं को बताने के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, इसके लिए भी मैं
आपका आभार व्यक्त करती हूँ। देखिए, मैं आरंभ करती हूँ वहाँ से कि आखिर नई पुस्तकें क्यों? जी, चल तो रहा था सब ठीक, तो पुस्तकों को बदलने की आवश्यकता क्यों है? और फिर मैं उसके बाद आती हूँ इस बात पर कि नई पुस्तकें कौन-कौन सी हैं और उनमें जी, बिल्कुल। ऐसा क्या है जो बदलाव इतना ज़रूरी था? जी, मेरा मानना है कि केवल एक परिवर्तन ही है जो शाश्वत है। इस बात को आप अच्छी तरह समझ सकेंगे बिल्कुल, कि बिल्कुल मैम। परिवर्तन होना परम आवश्यक है। युगों-युगों से परिवर्तन होता आया है और तभी समाज का विकास भी होता रहा है। बिल्कुल। और समय बदलता है, लोग बदलते हैं, समाज बदलता है, परिवेश बदलता है और आज के समय में कहें तो टेक्नोलॉजी यानी तकनीक बदलती है। जी, तो जिस तेज़ी से, जिस रफ्तार से समाज बदल रहा है, हम बदल रहे हैं और हमारे जेन ज़ी बच्चे बदल रहे हैं, जेन जेन अल्फ़ा बच्चे बदल रहे हैं, जी, टेक्नोलॉजी बदल रही है, उसके अनुसार पुस्तकों का बदलना परम आवश्यक है। जो पुस्तकें हमने पढ़ी या हमसे अगली पीढ़ी ने पढ़ी, आज वे ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। उसमें जो कंटेंट है, उसमें जो विषय वस्तु है, वह विषय वस्तु आज के समय के लिए प्रासंगिक नहीं। प्रासंगिकता किसी भी विषय की होनी चाहिए क्योंकि वह लोगों को, विद्यार्थियों को, शिक्षकों को भी समाज से जोड़ती है। तो मैंने सबसे पहले पुस्तकों का बदलाव देखा था 1987 में, जी, 1987 में जब मुझे केंद्रीय विद्यालय में मात्र 2 वर्ष हुए थे और हमें पता चला कि नई पुस्तकें आई हैं, तब मैं प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाती थी और फैज़ाबाद कैंट में जो केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ हमारी ट्रेनिंग, हमारा प्रशिक्षण हुआ नई पुस्तकों को लेकर के। जी, पहली बार मैंने जाना कि पुस्तकों का बदलना क्यों आवश्यक है। उसके बाद 2005 में नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या आई। अब इस नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अंतर्गत पुस्तकें बदली और उसके बाद एक लंबा अंतराल रहा और फिर आई 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं। हर बार जब शिक्षा नीति आती है, हर बार जब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की बात होती है, उसकी रूपरेखा की बात होती है, तो हम देखते हैं कि समय के अनुसार, जैसे कहते हैं ना, तुम डाल डाल हम पात पात, तो समय बिल्कुल। के अनुसार किताबों का बदलना लाजमी है, परम आवश्यक भी है। तो इसी के मद्देनजर एनसीईआरटी ने किताबों को बदला। एनसीईआरटी एक ऐसी संस्था है जहाँ प्रत्येक दिन शोध होते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे परिवर्तन लाया जाए, जिन परिवर्तनों के माध्यमों से हम बच्चों तक पहुंच सकें। क्योंकि आप ये मानकर चलिए कि शिक्षा का पहला उद्देश्य है विद्यार्थियों के मध्य पहुंचना, विद्यार्थियों के साथ संबंध बनाना और इसी सह संबंध को स्थापित करने के लिए नई पुस्तकें आई। क्योंकि मैं हिंदी भाषा की बात कर रही हूँ और आपने पूछा भी मुझसे कि कौन सी पुस्तकें आई। जी, भाई, पुस्तकों के नाम बताते हुए तो मेरे मन में बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता, क्योंकि जिसने भी रखा, मैं भी एनसीईआरटी की पुस्तकों के रचना में 1 वर्ष के लिए उसमें जुड़ी रही और मैंने जी, कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक की रचना में अपना थोड़ा बहुत योगदान जो दे सकती थी दिया। तो मैं समझ सकती हूँ कि विषय के से पहले शीर्षक यानी पुस्तक के नाम पर कितनी लंबी चर्चा होती। ये तो जब कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9 की पुस्तकों की रचना के बारे में परिकल्पना की गई होगी, जब भाषाविद बैठे होंगे, शिक्षाविद बैठे होंगे, तो उन्होंने न जाने कितने नामों पर चर्चा की होगी। और फिर कक्षा 3 के लिए उन्होंने चुना वीणा। वीणा, कक्षा वीणा। बहुत ही कक्षा 6 सुंदर नाम है। जी, जी, कक्षा 6 के लिए उन्होंने चुना मल्हार और जी, कक्षा 9 के लिए उन्होंने चुना गंगा। ये 3 शब्द ही अपने आप में भारतीय संस्कृति और हमारी परंपराओं के द्योतक हैं। जी, वीणा की तो क्या ही बात करें, भारतीय प्राचीन संगीत हो या हमारी परंपराएं हो या हमारी माँ सरस्वती जिन्हें हम विद्या की देवी मानते हैं, उनके हाथों में थामी हुई वीणा हो,
वीणा हमारे मन के तारों को झंकृत करती है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। तो मुझे मुझे वीणा जब लगता है जी, थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। जैसे जी, ही जी, आपने ये तीनों नाम लिए, मुझे भी हिंदी भाषा से अलग तरह का लगाव है। तो जब भी हिंदी भाषा के इस तरह के प्रभावशाली नाम आते हैं तो मन में एक अलग सी ही अनुभूति आती है और बिल्कुल, मन करता है कि इसके बारे में हम और जानें। तो मुझे जी। लगता है ये तीनों शब्द ऐसे हैं जो कि कहीं न कहीं क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे कि इस बुक बिल्कुल, के अंदर क्या है? जी। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि शिक्षक जब इस पुस्तक को पढ़ाना आरंभ करें, तो वे उसके नाम पर ज़रूर चर्चा नाम करें। पर ज़रूर कर चर्चा करें। जी। क्योंकि बच्चे की जो एक कौतूहल, उत्सुकता जैसे आपने भी कहा, नाम से जुड़ती है। सबसे पहले जब भी हम किसी से मिलते हैं, जैसे मैं आपसे मिली या आप मुझसे मिली, तो हमने सबसे पहले एक-दूसरे का नाम जाना। जी। नाम से हम पहचानते हैं। तो मतलब नाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह कक्षा 6 में नाम रखा गया मल्हार। मल्हार भारतीय राग पद्धति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राग है, जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा का, जैसा आपका तो नाम ही वर्षा है, जी। वर्षा का भारतीय परंपरा में, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में कितना महत्व है हम अच्छी तरह जानते हैं। आज भी हमारे किसान मानसून पर निर्भर करते हैं, वर्षा पर निर्भर करते हैं, सारी खेती सब कुछ वर्षा पर निर्भर करती है और ये राग वर्षा से निकला है, वर्षा जी। ऋतु में गाया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ी ही एक रोचक सी कहानी है, शायद हमारे दर्शकों ने पहले भी सुनी होगी, जी। कि जब तानसेन ने दीपक राग बनाया और उनके पूरे शरीर में अग्नि का संचरण होने लगा, तब जो कि बिल्कुल ऐसे माने जाते थे कि बावरे हैं, जो बैजू नाम था और माने जाते थे बावरे हैं और इन्हें तो कुछ अता पता नहीं है, संगीत नहीं जानते हैं, उनके द्वारा ये मेघ मल्हार गाया गया और इससे वर्षा हुई और वर्षा के होने पर तानसेन जैसे महान संगीत सम्राट की अग्नि जो शरीर में उनके लगी हुई थी, ऐसी कहानी है ये, किंवदंती है। पर ये सच है कि मेघ मल्हार एक राग है और भारतीय प्राचीन सभ्यता ही नहीं, आज भी संगीत को जानने वाले मल्हार गाते हैं और भारतीयता से जुड़ा है। इसलिए मुझे ये नाम भी बेहद अपने भारतीय होने का एहसास संस्कृति दिलाता से मिला हुआ, जुड़ा है। हुआ नाम है और तीनों ही नाम बहुत अच्छे हैं जैसा कि बिल्कुल, आपने बताया, बिल्कुल। वीणा, मल्हार और अभी और तो हम गंगा तीसरे पर आए नहीं है आए वर्षा ही जी। नहीं हैं। जी, बिल्कुल, तीसरा उसके तो बारे में भी गंगा, बताइए। गंगा तो हर भारतीय के मानस में बहती है, वो जी। धरती पर नहीं बहती। वो देव नदी है और भागीरथी ने ऐसा पुण्य किया और हमें भी पुण्य दिलाया कि उन्होंने भारत की भूमि पर गंगा को उतारा और गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो गंगा का जल इतना पवित्र है कि हम उसे घर में रखते हैं, अपने धार्मिक अनुष्ठानों में उसका प्रयोग करते हैं। जी। तो ये तीनों नाम जो हैं, ये अध्यात्म से जुड़े हैं, ये भारतीयता से जुड़े हैं, ये हमारी प्राचीन सभ्यता और प्राचीन परंपराओं से जुड़े हैं। इसलिए इनका नाम तो बेहद खूबसूरत है। मुझे लगता है मैं काफी लंबा इनके बारे में बता चुकी हूँ। जी। जी वर्षा। हालाँकि ये क्वेश्चन मेरी सूची में नहीं था कि मैं नामों पर बात करूँगी, लेकिन जी, आपने इतने विस्तार से और इतनी रोचकता से बताया है, मुझे लगता है हर कोई अब जानना चाहेगा कि किसी पुस्तक का नाम क्यों रखा गया है। और जिस खूबसूरती से आपने तीनों नामों का वर्णन किया है, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी कि मुझे यहाँ बैठकर इतना ज्ञान मिला है, तो हमारे दर्शकों को ये एपिसोड सुनकर तो काफ़ी कुछ ज्ञान मिलने की संभावना है। और बिल्कुल। आपसे बात करते हुए बहुत रोचक लग रहा है मुझे और मुझे लगता है कि सभी टीचर्स और बच्चे जो भी इस सेशन को देखेंगे, यहाँ तक कि माता-पिता भी जो इस सेशन को देखेंगे, वो कहीं न कहीं बच्चों को प्रेरित करेंगे कि तुम अपनी बुक पहले से ही पढ़ लो, क्योंकि इसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अगले सवाल पर आती हूँ कि इन नई पुस्तकों की पठन सामग्री से शिक्षकों को और बच्चों को कितना फ़ायदा होगा और कितने अ, मुझे पूछना चाहिए कितना फ़ायदा होगा उन लोगों को? जी। वर्षा जी, आपका प्रश्न बहुत ही
कहना चाहिए मूल प्रश्न ऐसा है जो कि पुस्तक को बच्चों से जोड़ता है। देखिए, जी, पुस्तक का निर्माण करना, जो शोध करना और उसे कार्य रूप में लाना, पुस्तकों को प्रकाशित करना, ये एनसीईआरटी का काम है और जी, एनसीईआरटी ने बखूबी इसे किया भी है। लेकिन बात आती है जब ज़मीन पर, तब शिक्षक होते हैं कक्षा में, विद्यार्थी होते हैं और पुस्तक होती है। अब ये शिक्षकों का दायित्व बनता है कि वे किस प्रकार से बच्चों के साथ उन नई किताबों को, उन नई पुस्तकों को जोड़ते हैं। जी, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि एनसीईआरटी, सीबीएसई और कुछ जो प्राइवेट संस्थान हैं, वे इन नई पुस्तकों के बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं शिक्षकों को। जी, मैं आपको बता भी रही थी कि अभी पिछले सोमवार मैंने भी एक प्रशिक्षण 2.5 घंटे का वेबिनार था, जो मैंने जी। भी अटेंड किया और मैंने जाना। मैं सोच रही थी आपके पास आने से पहले गंगा पुस्तक पर था वह आधारित, तो मैंने अच्छा, सोचा और जानकारी ले लूँ उनसे और फिर मैं आपके पास आऊँ, तब हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। तो ये जो शिक्षकों को मौके मिल रहे हैं आज, देखिए, आज से मैं कहूँ 10 साल पहले ये मौके नहीं थे कि बिल्कुल, हम वेबिनार अटेंड कर सकते थे। ये कोविड की एक प्रकार से देन है देन हमें, है। कि हमने इस शक्ति को भी जाना कि हम घर बैठे और सीख सकते हैं। कोई जी, ज़रूरी नहीं प्रशिक्षण के लिए हम कहीं जाएँ और हम अपने कंप्यूटर पर, फ़ोन पर भी इंटरनेट एक्सेस के द्वारा इन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो पहली मेरी जो निवेदन है, जो मेरा अनुरोध है, वह शिक्षकों से है कि जी, आपको जहाँ कहीं मौका मिले, आप उसमें ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ज़रूर अटेंड कीजिए। आप ज़रूर जाइए, क्योंकि जब तक आप तैयार नहीं हैं पुस्तक को लेकर के, आप जी। बच्चों के बीच जब उसे लेकर जाएँगे, तो कैसे वो कुछ पहुँचेंगे उन तक? कचरा-सा होगा जी, और आप भी अनमने रहेंगे और जब आप अनमने रहेंगे, तो विद्यार्थी तो आपसे पहले अनमना हो जाएगा और पुस्तक के प्रति उसका लगाव नहीं होगा। तो बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि आप उन नई पुस्तकों को देखें। अभी देखिए ग्रीष्मावकाश चल रहा है, जी, अभी समर वेकेशंस चल रही हैं, तो आपके पास समय है, थोड़ा समय निकालिए। जी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि शिक्षक के लिए ना दिन होता है, ना रात होती है, उसके लिए बिल्कुल। समय की कोई सीमा नहीं होती और बेहतरी की भी कोई सीमा नहीं होती। वो वो जितना सीखना अच्छा ज़रूरी है एक शिक्षक के लिए, जितनी जल्दी वो नई चीज़ों को एडॉप्ट करेगा, बिल्कुल, उतना ही बिल्कुल, प्रभावी शिक्षण उसका बिल्कुल। उसके क्लासेस में हो पाएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप जी, कि शिक्षक का एक विद्यार्थी बने रहना सबसे ज़रूरी है सबसे और ज़्यादा कोई ज़रूरी। भी नई चीज़ आती है, तो उससे घबराइए नहीं, जी, उससे डरिए नहीं और आलोचना तो बिल्कुल मत करिए। अरे! बिल्कुल भी इस मत पुस्तक में कीजिए। क्या है, इसमें क्या है? इससे तो अच्छी पुरानी थी, बहुत अच्छी थी पुरानी। किसने कहा कि पुरानी बुरी थी या अच्छी थी? किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन बदलाव ज़रूरी है। बदलाव जैसे बहुत आप ज़रूरी है हाँ, समय के रोज़ साथ। नए नए कपड़े पहनते हैं आप, जी, रोज़ एक ही प्रकार का भोजन नहीं करते हैं आप। जैसे कहीं जाते हैं तो आप थोड़ा सज-धज के अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं। उसी तरह से आपके लिए और नई आने वाली एक बात और वर्षा जी मैं कहना जी, चाहूँगी यहाँ कि जो मैं हूँ, मैं अपने बारे में ही बात करूँगी। मैंने 1985 में शिक्षण कार्य आरंभ किया और 2025 में मैं सेवानिवृत्त हुई। जी, 40 वर्षों का मेरा ये सफ़र रहा। जब मैं 20 साल की थी और मैं शिक्षण के क्षेत्र में आई, मेरे सामने बैठा हुआ बच्चा 18 साल का, 17 साल का था। मैं 21 साल की हुई, तब भी मेरे सामने बैठा हुआ बच्चा 17 और 18 साल का था। जी। जब मैं 60 वर्ष की हुई, तब भी मेरे अब भी सामने मेरे बैठा हुआ सामने बच्चा 17 और 18 साल का था। उम्र मेरी बढ़ी, उनकी नहीं बढ़ी। उनकी नहीं बढ़ी। नई चीज़ लेकर नई बयार की तरह, नए ठंडी पवन की तरह, हवा की तरह मेरे सामने आए। मैं पुरानी हो रही थी, जी। हर साल मैं 1 साल बढ़ रही थी, मेरी उम्र बढ़ रही थी, वो तो उतने ही थे और वो और नए थे और मानो वो सज-धज के और नए कपड़े वो नई पहनकर और चीज़ों नई के साथ सोच के बार-बार हमारे सामने आ रहे हैं और हम तो पुराने ही हैं। हम पुराने हैं, तो बदलना किसे है? बच्चों को? नहीं, जी, बदलना मुझे है। बदलना मुझे है। बदलना मुझे है, तो ये बात हमारे शिक्षक समझें और नई पुस्तकें जो आई हैं, उनका अध्ययन करें आप, उनके नोट्स बनाएँ।
जी, आज गतिविधि आधारित हमारी शिक्षा है। सोचिए कौन सी गतिविधि किस जगह की जा सकती है जिससे कि आप अपने बच्चों तक वो बात पहुंचा सकें जो पुस्तक पहुंचाना चाहती है। जी, भाई आपको पुस्तक और बच्चे के बीच में ब्रिज बनना है, ब्रिज बनाना है। बाधा नहीं बननी है, आपको पुल बनना है। आप पुल बनेंगे तो बच्चा सहजता से समझेगा, आप भी मजे में पढ़ाएंगे, बच्चा भी आनंद लेगा। और बिल्कुल, बच्चा आपको बहुत सारी बातें बताएगा कि मैम चलिए ऐसा कर लेते हैं, सर चलिए ऐसा कर लेते हैं। बच्चों में क्योंकि बहुत आपने बच्चे नई जैसे टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं, हाँ, नई विचारधारा के बिल्कुल, साथ आ रहे हैं, उनके बिल्कुल, क्वेश्चन भी अलग हो सकते हैं, आपके हाँ। रिस्पॉन्स करने का तरीका भी उतना ही अलग बदलना होना चाहिए। चाहिए, बदलना ही होगा। और बच्चों द्वारा किए गए प्रश्नों से ना तो घबराना है, ना ही उन्हें झिड़कना है। आपको ये समझना है कि ये कितना बुद्धिमान है कि इसने ये प्रश्न मुझसे इसने ये पूछा। प्रश्न पूछा। आपको नहीं आता ना, कोई बात नहीं। ये कहने में भी कोई शर्म नहीं है कोई कि शर्म बेटा मैं नहीं है। कल बताऊँगी। कोई बिल्कुल, बात नहीं, कोई शर्म नहीं आती। आप कल तैयार होके जाइए और उसका उत्तर दीजिए। क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया। तो हमें इन चीज़ों को जो पुरानी बातें हैं ना, उनको थोड़ा छोड़ना होगा। वो मुकेश का एक गीत है ना, छोड़ो कल की बातें, छोड़ो कल कल की की बात पुरानी, बातें। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। मिलकर नहीं का। तो वो चीज़ हमें अपनानी। तो शिक्षकों को सबसे पहले ये ध्यान देना है कि पुस्तक और बच्चे के बीच में उनको किस तरह से एक पुल बनना है, सेतु बनना है। और नई पुस्तकों से निश्चित तौर पर शिक्षकों को भी लाभ होगा क्योंकि उन्हें बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी जब वे पढ़ेंगे, पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे कुछ ने होंगे, जी। पढ़ा। और बच्चों को तो निश्चित तौर पर नई जानकारियां मिलने ही वाली हैं। और कुछ ऐसी जानकारियां मिलेंगी जिनको पाकर जब वे घर जाएंगे, पता है मम्मी आज हमने ये कहानी पढ़ी, मम्मी कहेगी अरे ये कहानी तो मैंने भी स्कूल हमने में भी पढ़ी। पढ़ी है। कथा की एक एक बात है। कनेक्टिविटी डेवलप होगी तब पेरेंट और बच्चे के बीच में। मेरी मैडम ने तो ऐसे पढ़ाया था, तुम्हारी मैडम जी। ने नहीं, हमारी मैडम ने तो 2 बैल बनवाए, गया गया भी बना हाँ, एक बच्चा झूरी भी बना और हम लोग ऐसे बैल बन के गए और कांजी हाउस के लिए हमने लकड़ी का ऐसे फ्रेम। तो मम्मी भी बोली, "अच्छा, तुम्हारी क्लास में तो बड़े अच्छे से पढ़ाया, हमारी मैडम ने तो केवल रीडिंग कर दी थी।" जी। मतलब उस ज़माने में उतना ज़्यादा नहीं होता होगा, तो इस तरह एक्टिविटी यहाँ बेस्ड पर पुराने और नए समय का एक समायोजन भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बच्चे तो बहुत पेरेंट्स से ज़रूरी बात करते हैं इस बारे हाँ, में तो। जब तक आप अतीत को वर्तमान से और वर्तमान को भविष्य से नहीं जोड़ोगे, तब तक जीवन और समाज नहीं चलता है। ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता रही थी कि क्या आपने पूछा था क्या सीखेंगे? जी, निश्चित तौर पर अभिव्यक्ति कौशल सीखेंगे। आज का ज़माना बोलने का ज़माना है। आज का बच्चा बोलना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है। जी। बेशक थोड़ा सुनना कम चाहता है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन को परवाज़ एक्सप्रेशन देनी ज़्यादा होगी। करना चाहता है, जी। हाँ, उसके एक्सप्रेशन को, उसके जो वो बोलना चाहता है, ये पुस्तक निश्चित तौर पर उसके इस भाषाई कौशल को विकसित करेगी, उसकी सोच को उसके वृहद रूप मस्तिष्क देने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, जी, मानसिक क्षितिज को वृहद करेगी। उसको अपनी ऐतिहासिक परंपराओं और भारतीयता के विषय में ज्ञान देगी, नई सोच विकसित करेगी। ये नहीं कि हम पुराने में ही फंसे रहें, हमें नया भी सोचना है, पुराना भी सोचना है और सबको लेकर चलना है। आज वर्तमान है, किस लिए है? क्योंकि पुरातन इतना अच्छा था। आज जी। वर्तमान है, किस लिए अच्छा है? क्योंकि भविष्य अच्छा होगा। भविष्य अच्छा होगा। तो ये बातें बच्चा निश्चित तौर पर सीखेगा। और एक बात जो मैं चाहती हूँ कि बच्चा सीखे, प्रकृति का संरक्षण करना सीखना है बच्चों आपको। प्रकृति का बहुत नाश हमने किया है, मेरी ही पीढ़ी ने किया है, मैं आपको दोष नहीं दूँगी। जी, हमारी पीढ़ी ने सबसे ज़्यादा हमारी नाश पीढ़ी किया। ने किया है। तो ये अब आपका दायित्व है कि आप जो हम कर चुके नाश, उसको देखते हुए आप अब संरक्षण की ओर, हमने भी सीखा है उससे, अब आप भी सीखें। और एक चीज़ जो आप और सीखें वो है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, जैसा वो महसूस करता है जी, वैसा ही महसूस करूं, इसे समानुभूति कहते हैं। अगर किसी के पेट में दर्द है तो मुझे भी लगे कि मुझे पेट में दर्द होगा तो कैसा महसूस होगा। तो ये जी, समानुभूति की भावना बच्चे सीखेंगे क्योंकि बहुत सारे 21st सेंचुरी स्किल्स की बात
इन पाठों में की गई है। और भारत को जानेंगे बच्चे। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने कहा कि विदेश घूमने न जाएं, देश में घूमें। देश में घूमें, देश पहले में अपने घूमें, देश के बारे में जानें। देश के एक प्रोजेक्ट भी चला था काफी दिन पहले, भारत को जानो, भारत हाँ, सरकार का था एक परियोजना। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, एक भारत सरकार का और एक कार्यक्रम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जी, जिसके अंतर्गत बच्चे बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। तो ये पुस्तकें उसको भी आगे बढ़ाएंगी। और एक बात और भी बताना चाहूंगी कि एक और कार्यक्रम है भारत सरकार का, भाषा संगम, जी, जिसमें विभिन्न जो भारत की 22 रजिस्टर्ड भाषाएं हैं, भाषाएँ संविधान हैं। में उनको नामित किया गया है, उन भाषाओं के बारे में बच्चे जानते हैं। तो ये सारी जितनी योजनाएं भारत सरकार की हैं, इन सबको इन पुस्तकों में समाविष्ट किया गया है। निश्चित तौर पर बच्चों को लाभ होगा। बस शिक्षकों से निवेदन है कि वो लाभ उन तक पहुंचाएं, पुस्तकों के माध्यम से जो कहना चाहते हैं एनसीईआरटी या भारत सरकार या हमारा शिक्षा मंत्रालय, वो बच्चों तक पहुंचाने का दायित्व वो शिक्षकों का है। तो वो उसी सादगी से और उसी उत्साह से वो उस तक बच्चों तक वो बात पहुंचाए। ये बहुत जरूरी है। जी। बातों ही बातों में आपने शिक्षकों को भी संदेश दे दिया कि कैसे नई पुस्तकों को ग्रहण करें। बच्चों के लिए भी एक आपने संदेश दे दिया और मुझे लगता है कि अगर मैं और डिस्कशन के लिए क्वेश्चन लाऊँ तो आप सहज ही उसका जवाब दे देंगी। लेकिन समय सीमा का भी थोड़ा ध्यान रखना है, तो जल्दी ही मैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ आती हूँ आपके पास। मीता जी, आपने बातों ही बातों में जो संदेश दे दिए हैं छोटे-छोटे शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए और यहाँ तक कि मैंने इतने से वक्तव्य में आपसे बहुत कुछ सीख लिया है। तो शुक्रिया। धीरे-धीरे हम अपने एपिसोड के अंत में आ रहे हैं और आपसे एक छोटा-सा सवाल है कि चलते-चलते आप इस नई पुस्तकों और परिवर्तन के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगी? किस तरह से आप अपनी बात को विराम देना चाहेंगी? एक चलते-चलते कुछ आपसे सुनना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहला तो मेरा संदेश बच्चों के लिए है। जी। बच्चों, जब नई पुस्तक आती है ना, तो जब हम उसे खोलते हैं, उसमें एक बड़ी प्यारी सुगंध आती है। और अगर उसमें चित्र सुंदर बने हो, तो हमारी रुचि उसमें बढ़ जाती है, हम खोल कर देखते हैं। और आज का समय ऐसा है कि बच्चों ने ही नहीं, बड़ों ने भी पढ़ना छोड़ दिया है। जी, आज हम रील में ज़्यादा विश्वास करते हैं, हम डिजिटल दुनिया में ज़्यादा विश्वास करते हैं। पुस्तक के जो कागज़ की जो आप छू कर देखिए पुस्तक के कागज़ को, तो उस कागज़ में जो एक संदेश होता है, एक जो उसको छूने पर जो मन में एक भाव उभरता है, वह भाव कभी मरने मत दीजिएगा। इसीलिए एनसीईआरटी ने इतनी रंगीन चित्रात्मक पुस्तकें आपके लिए दी हैं, जिनसे न केवल आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपके विभिन्न कौशलों का विकास होगा, बल्कि आपको विभिन्न विषयों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। और आप आज इन पुस्तकों को पढ़ रही हैं, इन पुस्तकों को पढ़कर आप न केवल देश के एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी जब कोई वास्तविक ऐसी घटना होगी, जिसको हम रियल टाइम सिचुएशन कहते हैं, ऐसी कोई घटना होगी, उसमें भी आप अपने आप को सक्षम पाएंगे और एक ग्लोबल सिटीजन बनने की ओर आगे बढ़ेंगे, अगर आप इन पुस्तकों का अध्ययन अच्छी तरह करते हैं। दूसरा संदेश मेरा माता पिता से है, जी। कृपया बच्चों को पढ़ने दीजिए। अगर वे कहते हैं कि पंचतंत्र की कहानी इसमें एक है, क्या माता-पिता से बच्चे अगर ये कहें कि हमें और मिल सकती हैं, तो आप उन्हें खरीद कर दीजिए पंचतंत्र की कहानियाँ। जी। और मैं इस मंच से बहुत खुलेआम कह सकती हूँ कि हम बड़े हुए अमर चित्र कथा पढ़-पढ़ कर, बड़ी जी। रंगीन, बड़े चित्रों से भरी अमर चित्र कथा होती है, बिल्कुल उसमें सही कह रही हैं आप। जी। पंचतंत्र की कहानियाँ बड़े अच्छे से की गई हैं। और भी आजकल तो बहुत सारी हुँ। प्रकाशन जो बहुत सारे अच्छी। प्रकाशन, बहुत सी बुक्स प्रकाशित कर ही रहे हैं। ये मत कहिए कि वो जो सीरियल में आ रहा है उसमें देख लीजिए, टीवी पर देख लीजिए, वो फ़िल्म देख लीजिए पंचतंत्र की कहानी की, नहीं। उन्हें किताबों का किताबें एहसास, दीजिए, जी। किताबें किताबों का दीजिए, एहसास और खुशबू अलग ही होती है, अलग जो हमारे होती है। मस्तिष्क में बहुत समय तक रहती है।
जी। जी। इसी तरह से अगर प्रेमचंद की एक कहानी पढ़कर बच्चों के मन में ये प्रेरणा आती है कि उन्हें प्रेमचंद की और कहानियाँ पढ़नी है, हुँ। तो बहुत छोटी-छोटी पुस्तकें आती हैं। अगर आप गोरखपुर की गीता प्रेस की किताबें लेते हैं तो बहुत सस्ती भी आती हैं वो, जी। और उसमें बहुत सुंदर छोटी-छोटी कहानियों का संकलन है। और अगर आप महँगी खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना जी। जैसा मैंने कहा कुछ प्रकाशक बहुत सस्ती किताबें बेचते हैं और आप उनको लेकर बच्चों को दीजिए। जी। अ, बच्चों के बीच किताबें पहुँचेंगी अगर, तो उनके मन में ये लालसा जगेगी कि आखिर में खोल कर तो देखो इस पुस्तक में है। बिल्कुल सही बात है। और तीसरा संदेश मेरा शिक्षकों से है। मैं शिक्षकों के लिए एक होना भी शिक्षक चाहिए। जी। एक शिक्षक रही हूँ, ऐसा ना सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा ज्ञान बाँट रही हैं, क्योंकि यहाँ सब ज्ञानी हैं और ज्ञान कोई लेना नहीं चाहता, ज्ञान यहाँ-वहाँ भटकता है। लेकिन फिर भी बड़ी हूँ और बड़ा लंबा अनुभव मुझे ईश्वर की कृपा से मिला है। एक शिक्षक होने के नाते ये ज़रूर कहना चाहूँगी, दिल से कक्षा में जाइए, तैयार होकर जाइए। जब आप तैयार होकर जाएँगे ना कि इस पाठ को मुझे कैसे पढ़ाना है, और बिल्कुल। चेहरे पर आप देख रहे होंगे इतना लंबा हमारा इंटरव्यू हो चुका है, जी। वर्षा जी और मेरे चेहरे की मुस्कान कहीं नहीं गई है। तो जी, ये मुस्कान बनी रहनी चाहिए, क्योंकि हैप्पी टीचर्स मेक हैप्पी क्लासरूम। बिल्कुल, तो आप खुश होकर जाइए, पाठ को खुशी से पढ़ाइए, 2-4 गतिविधियाँ करवा सकते हैं, नहीं तो एक तो ज़रूर करवाइए, जिसमें बच्चों को शामिल कीजिए और उस बच्चे को ज़रूर लीजिएगा, जो अब तक चुप बैठता है, बिल्कुल। जिसने कुछ नहीं उसे किया। बोलने के लिए प्रेरित पहले करें। हाँ, कुछ भी जी। करवाइए, उससे आप टेबल उठवाइए चाहे, चाहे आप उससे टेबल को कवर करवाइए, चाहे फूल बनवाइए, कुछ भी करवाइए, उससे ज़रूर करवाइए। और किसी दिन किसी माता-पिता को, किसी अभिभावक को अपनी कक्षा में बुलाइए और उनके सामने ऐसा प्रदर्शन कीजिए, अपनी कक्षा को, अपनी गतिविधि को दिखाइए, अपने प्राचार्य से अनुरोध कीजिए कि सर आप मेरी कक्षा में आइए, अपने सीनियर टीचर्स को दिखाइए और उनसे पूछिए कि और कहाँ सुधार किया जा सकता है। जी। डिजिटल माध्यम का सहयोग लीजिए। अब आज कंप्यूटर के बारे में तो ये कहना अनुचित होगा कि किसी को नहीं आता है, जी। सब कुछ सबको आता है, हर जी, चीज़ बिल्कुल। प्लेटफ़ॉर्म पर है, लेकिन उस प्लेटफ़ॉर्म का प्रयोग कैसे करना है, ये आपके हाथ में है। बच्चों को जो भी दिखाएँ, वो आप स्वयं पहले देख लें, उसमें कोई त्रुटि ना उसके हो, बाद ही कोई दिखाएँ। हाँ, संदेश गलत ना हो, और हो सके तो किसी सरकारी प्लेटफ़ॉर्म से लीजिए, जैसे एनसीईआरटी से लीजिए, सीबीएसई से लीजिए, या डीडी से लीजिए। डीडी आर्काइव में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप वहाँ जाइए। एनसीईआरटी के पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वहाँ जाइए। सीबीएसई के पास बहुत सारे आर्काइव्स में वीडियोज़ हैं, वहाँ जाइए। तो ऐसी जगह से लीजिए जिसकी प्रामाणिकता पहले से सिद्ध है, क्योंकि वो बिल्कुल, सरकार का है। बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ों का और मन में हमेशा बच्चों के प्रति समानुभूति और सहानुभूति का भाव रखिए, प्रेम रखिए। बस यही कहूँगी। वर्षा जी, मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ। विश्राम लेना चाहिए। जी। मुझे लगता है आज का डिस्कशन बहुत ही सार्थक सिद्ध होने वाला है। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूँगी कि अगर आपके मन में अभी भी अगर कोई संशय रह गया हो, नई पुस्तकों और नए पाठ्यक्रम के बारे में हिंदी विषय को लेकर, तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और हम पूरी आशा करेंगे कि हम मीता जी के साथ एक हिंदी का सेशन और रखें, हिंदी विषय का सेशन रखें बिल्कुल। क्योंकि और मैं भी अ, ये कहूँगी कि सब जितने भी हमारे दर्शक और श्रोता हैं, सब शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक अपने यू सो मच। बार-बार उसको शेयर करें। और व्यूज़ तो आपको देनी ही है, क्योंकि ये आप ही से जुड़ी बात है, समाज से जुड़ी बात है। व्यूज़ भी दें, अपने दोस्तों को दिखाएँ, आस-पास के शिक्षकों को दिखाएँ, अपने आस-पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं आपके, उनको दिखाएँ, समाज के लोगों को दिखाएँ और वर्षा जी के इस चैनल को बहुत अधिक लोकप्रिय बनाएँ। थैंक यू सो मच मैम आपने बिल्कुल बस मेरे मुंह की बात छीन ली क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चैनल बनाने का उद्देश्य ही ये है कि शिक्षा से संबंधित संवाद यहाँ पर हों पेरेंट्स टीचर्स बच्चे सभी लोग यहाँ पर जुड़ें और किसी के मन में अगर किसी भी चीज़ को लेकर शिक्षा के विषय में कोई भी डाउट है तो हम इस तरह आप जैसे सुधी शिक्षाविदों को बुलाकर और उनसे संवाद करके हम बहुत सारी चीज़ों का समाधान कर सकें और
तभी ये चैनल सार्थक हो पाएगा। और इसीलिए मेरा पुनः सबसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, जो भी हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं या हिंदी भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं। स्पेशली जो बच्चे इस समय सेकेंडरी एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं वो लोग। और मीता जी को मैं फिर से स्पेशल पुनः धन्यवाद दूंगी कि मेरे अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया और आई थिंक ज़रूरत से ज़्यादा समय हमें दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। और नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और हिंदी को मैंने जिंदगी भर जिया है, तो जी, हिंदी के बारे में बात करते हुए तो एक अलग ही आह्लाद, अलग ही एक अनुभूति आती है। अनुभूति आपसे होती हमने बहुत कुछ जाना, बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें सीख ली। सभी तक ये पहुँचेंगी ऐसी मैं आशा करती हूँ और जल्दी हम दोबारा आपके साथ एक और सेशन है। करेंगे। बिल्कुल, तब तक के निश्चित लिए तौर मैं दर्शकों से भी विदा लूँगी। थैंक यू सो पर। मच। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चैनल को देखते रहिए। बहुत बहुत आभार वर्षा जी आपका। थैंक यू धन्यवाद। सो मच।